दोस्तों, अगर बात करें यूएफसी लंदन के मेन इवेंट की, तो मेन इवेंट में हमारे पास फाइट थी कर्टिस ब्लेड, नंबर 4 रैंक्ड यूएफसी फेवीवेट कंटेंडर, और उनके सामने थे द होम क्राउड फेवरेट टॉम एस्पिनॉल टू बी एग्जैक्ट, जो नंबर 6 रैंक्ड यूएफसी हेवीवेट कंटेंडर हैं। एक बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग फाइट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि दोनों फाइटर्स बहुत बढ़िया स्किल्ड हैं। टॉमी एस्पिनॉल बहुत बढ़िया रेसलिंग है, बहुत बढ़िया बीजेजे स्किल्स हैं उनके पास, साथ ही नॉकआउट पावर के साथ उन्होंने इससे पहले अलेक्जेंडर वोल्कोव के अगेंस्ट एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी यूएफसी लंदन, जो कि अप्रैल में हुआ था इसी साल। इसके अलावा एक फिनिशिंग स्ट्रीक के साथ वो आ रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक एट फाइट विनिंग स्ट्रीक के साथ वो इस फाइट में आ रहे थे, जिसमें से पिछली 5 फाइटों फिनिशेस के साथ जीते हैं यूएफसी में। बहुत ही बढ़िया ऑलराउंड उनका गेम है। कर्टिस ब्लेड्स की अगर हम बात करें तो फिनोमिनल रेसलर, बहुत ही बढ़िया रेसलर है। इवन डैनियल कॉर्मियर बोल चुके हैं कि उनके सामने भी अगर कर्टिस ब्लेड्स आ जाएं तो एक नेक टू नेक मुकाबला होगा। इतने बढ़िया रेसलर हैं कर्टिस ब्लेड्स। साथ ही में पंचिंग पावर एक्स्ट्रॉर्डनरी, बहुत खतरनाक पावर है उनके पास। स्पीड है क्योंकि वो बहुत यंग हैं, और जूनियर डो सांटोस से लेकर सबको नॉकआउट वो कर चुके हैं उनके फाइट्स में। तो एक बहुत यूनिक और बहुत ही बढ़िया एक पोटेंशियल मेन इवेंट था हमारे पास। लेकिन लगातार दूसरे हफ्ते हमें मेन इवेंट का जो मुकाबला है उसमें इंजरी देखने को मिला। पहले ब्रायन ओर्टेगा को पिछले हफ्ते इंजरी हुआ अगेंस्ट यायर रोड्रिगेज। उनका शोल्डर पूरा बाहर आ गया था। शोल्डर इंजरी की वजह से वो आगे मैच में कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। एंड द कर्स स्ट्रक अगेन। कहते हैं कि बिजली एक ही जगह 2 बार नहीं गिरती, बट ऐसा हुआ। लाइटनिंग स्ट्रक्स द मेन इवेंट अगेन। इस फाइट के 15 सेकंड के अंदर अंदर ये मैच खत्म हो चुका था, जिसमें हमें 2 लेग किक्स देखने को मिली टॉम एस्पिनॉल की तरफ से, वहीं 2 क्लीन राइट हैंड्स हमें देखने को मिले। क्लीन नहीं कहूंगा, थोड़े बहुत क्लीन हो सकते थे, बट क्लीन लैंड नहीं हुए, क्योंकि अगर क्लीन लैंड होते तो फाइट वुड हैव बीन ओवर जस्ट देयर। सिर्फ 15 सेकंड का एक्शन, एंड जैसे ही उन्होंने तीसरी बार लेग किक लगाने की कोशिश की, टॉमी एस्पिनॉल का नी में कुछ हुआ एंड वो मैट पे लेट गए। एंड इमीडिएटली हर्ब डीन कुछ समझ चुके थे और उन्होंने फाइट रोक दी। एंड दिस इज हाउ एक डॉक्टर स्टॉपेज की वजह से ये मैच एंड हुआ। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हमें देखने को मिला। होपफुली ये इंजरी ज़्यादा सीरियस ना हो, बट बहुत देर तक टॉम एस्पिनॉल मैट पे लेटे रहे, उनका ट्रीटमेंट चलता रहा, तो मे बी शायद हो सकता है कि ये कुछ ज़्यादा सिवियर इंजरी हो उनके ऊपर। लेकिन जो भी हो, आई होप इट इज़ नॉट एन ACL इंजरी, बिकॉज ACL इंजरी अगर एक स्पोर्ट्समैन को हो जाती है इस एज में, तो इट्स ऑलमोस्ट बहुत डिफिकल्ट है वहाँ से वापस आना। हालांकि बहुत सारे फाइटर्स ऐसे हैं, केविन ली, जॉन जोन्स, जो ACL इंजरी के बाद वापस आए हैं और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। केविन ली तो दोनों घुटनों पे उनके ACL टेयर हो चुका है और वो 1-1 साल बाहर रह के आए हैं। साथ में कॉनर मैग्रेगर, उनका भी ACL टीयर हुआ था मैक्स हॉलोवर के अगेंस्ट 2014 आई गेस उसमें। एंड स्टिल वहाँ से वापस आने के बाद 3 साल उन्होंने लगातार फेदरवेट डिवीजन में डोमिनेट किया। तो आई होप इस इंजरी में ज़्यादा कुछ ना हो टॉम एस्पिनॉल के लिए, एंड वो जल्द से जल्द वापस आए। बात करें अगर कर्टिस ब्लेड्स की, तो अनदर अनफॉर्चुनेट इवेंट फॉर हिम। एक बढ़िया परफॉर्मेंस वो देना चाहते थे, दे रहे थे अब तक, लेकिन इस अनफॉर्चुनेट इंजरी की वजह से अब दोबारा से उन्हें एक फाइट लड़नी पड़ेगी एंड दोबारा से उन्हें अपना क्लेम एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अब कर्टिस ब्लेड्स का रेज्यूमे देखें। उन्होंने जार्जिनियो रोजेनस्ट्रोइक से लेकर वोल्कोव से लेकर मार्क हंट, एलेस्टर ओवरीम, जस्टिन विलिस, ऑलमोस्ट जितने भी बड़े टॉप 10 में हेवीवेट डिवीजन में है उन सबको हराया है। लेकिन इतने ज़्यादा जीतने के बावजूद उन्हें एक वो क्रैक नहीं मिला है अभी तक। हेवीवेट डिवीजन के टॉप में टाइटल बेल्ट के लिए उन्हें अभी तक क्रैक नहीं मिला। एंड आई एम रियली सैड फॉर हिम, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द टैलेंट जिसे UFC प्रमोट नहीं करती, जस्ट बिकॉज उनका गेम थोड़ा रेसलिंग हैवी है। हालांकि पिछले 2-3
फाइट्स में वो नॉकआउट करके आ रहे हैं, जीत के आ रहे हैं, जूनियर डो सांटोस के अगेंस्ट, अलेक्जेंडर वोल्कोव के अगेंस्ट। तो अगेन उनके लिए ये बिल्कुल भी आइडियल सिचुएशन नहीं है। अगर वो ये मैच जीत जाते तो प्रोबेबली वो नंबर 1 कंटेंडर हो सकते थे। हालांकि वी स्टिल हैव स्टीपे मियोचिच और जॉन जोन्स की फाइट, जो बहुत समय से बोल रहे हैं होगी होगी होगी, सितंबर में होगी, अगस्त में होगी, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। आई थिंक स्टीपे वांट्स मोर टाइम। वो फाइट नंबर 1 कंटेंडर के लिए होती है, बट अभी तक वो नहीं हुई है, तो इसी फाइट के ऊपर हम फोकस कर सकते थे। अगले महीने यूएफसी फ्रांस में अपना डेब्यू करने वाला है, यूएफसी पेरिस के साथ। वहां पे सिरिल गान और टाइटू इवासा की फाइट होने वाली है, तो मे बी वहां से कुछ क्लियर कट इंडिकेशन निकल सकता है। लेकिन आई फील फॉर कर्टिस ब्लेड्स। तो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट फाइट हमें देखने को मिली इस मेन इवेंट में। दोस्तों, अगर बात करें यूएफसी लंदन के को मेन इवेंट की, तो इसमें जैक हरमैनसन और क्रिस कर्टिस फाइट कर रहे थे। क्रिस कर्टिस एक अनरैंक्ड ओपोनेंट हैं एंड वो एक लेट नोटिस फाइट में आ रहे हैं, क्योंकि इस फाइट में जैक हरमैनसन और डैरेन टिल का मुकाबला होने वाला था। डैरेन टिल अपनी इंजरी की वजह से उन्होंने इस फाइट से पुल आउट किया और क्रिस कर्टिस वेरी ब्रेवली उन्होंने स्टेप इन किया जैक हरमैनसन के अगेंस्ट। जैक हरमैनसन यूएफसी मिडलवेट डिवीजन में नंबर 8 रैंक पर हैं और बहुत बढ़िया उनकी परफॉर्मेंस रही है कुछ पास्ट की, अगर हम मार्विन विटोरी वाली फाइट अगर छोड़ दें तो, और उनकी जो फाइट स्ट्रिकलैंड के साथ उसे छोड़ दें तो। हालांकि स्ट्रिकलैंड वाली फाइट बहुत ही एंटरटेनिंग थी, लेकिन इस फाइट में हमें बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं देखने को मिला, क्योंकि जैक हरमैनसन ने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक, एक बहुत ही कंसिस्टेंट एक इजराइल आडेसानिया टाइप ऑफ परफॉर्मेंस दी है। एकदम एक रेंज में मेंटेन करके वो क्रिस कर्टिस से चल रहे थे, बीच बीच में आकर जैब लगा रहे थे, लेग किक्स बहुत बढ़िया लगा रहे थे, लो किक्स जो उन्होंने लगाई, काफ किक्स बहुत ही बढ़िया उन्होंने लगाई। आई थिंक उनका मोस्ट पोटेंट वेपन यही था इस पूरी फाइट में। सेकेंड राउंड में क्रिस कर्टिस हमें थोड़ा ज़्यादा बिजी दिखे, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा फायदा हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस पूरी फाइट में जो डिस्टेंस मेंटेन किया जैक हरमैनसन ने, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। एक बहुत ही शानदार किक बॉक्सिंग गेम हमें देखने को मिला उनकी तरफ से, जिसमें जब वो चाहते थे जाके एक दो पंचेस कनेक्ट करके वापस आते थे, एंड देन अगेन वो अपनी पोजीशन में आ गए हैं। नाउ वो एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। थर्ड राउंड में क्रिस कर्टिस ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन जजेस ने एक यूनानिमस डिसीजन विक्ट्री दी जैक हरमैनसन को 29-28, 29-28 और 30-27। तो आप देख सकते हैं एक क्लियर कट डोमिनेटिंग विक्ट्री थी जैक हरमैनसन की। बात करें अगर हम द रियल मेन इवेंट, नॉट रियल बट पीपल्स मेन इवेंट, पैडी पिम्बलेट और जॉर्डन लेविट की, तो जॉर्डन लेविट एक बहुत ही बढ़िया रेसलर हैं, डिफेंसिव स्ट्राइकिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, और उन्होंने वादा किया था कि अगर वो फाइट जीतते हैं तो वो ट्वर्क जरूर करेंगे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पैडी पिम्बलेट ने उन्हें इस मैच में हराया और उन्होंने नॉट अ ट्रेडमार्क बट उन्होंने बढ़िया डांस किया, जैसे कि उन्होंने कहा था। मैच शुरू होने से पहले बहुत बढ़िया ट्रैश टॉक चल रही थी इनके बीच, लेकिन मैच खत्म होने के बाद बढ़िया स्पोर्ट्समैनशिप हमें देखने को मिली। इस मैच में पैडी पिम्बलेट ने सेकंड राउंड सबमिशन के साथ अपने ओपोनेंट जॉर्डन लेविट को हराया एक रियर नेकेड चोक से, एंड एक बहुत ही शानदार ओवेशन उनको मिला। क्राउड पूरा पैडी पिम्बलेट के लिए ही आया था, लेट मी बी ऑनेस्ट। इतना बढ़िया ऑरा था उनका जो उन्होंने क्रिएट किया है लंदन में, नॉट इवन इन लंदन बट इन यूके, द होल यूके उन्होंने अपना एक पर्सोना बिल्ड किया है। फाइट शुरू होने से पहले हमें इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर देखने को मिला जैसे ही उनका वॉकआउट शुरू हुआ। फर्स्ट राउंड में अगर हम देखें तो जॉर्डन लेविट ने सिंगल लेग टेक डाउन की कोशिश की, डबल लेग टेक डाउन की कोशिश की, टेक डाउन लेने में सफल भी जरूर हुए, हालांकि ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पाए वो। इन्हीं सिंगल लेग अटेम्प्ट्स के बीच में पैडी पिम्बलेट ने रियर नेकेड चोक की कोशिश की, कुछ अच्छे सबमिशंस लगाने की कोशिश की, जिसमें सक्सेसफुल तो वो नहीं हो पाए। जॉर्डन लेविट ने स्लैम जरूर किया, टॉप से, केज के टॉप से उठाकर उन्होंने नीचे स्लैम किया। सेकेंड राउंड में भी सिमिलर सिचुएशन रही, सिंगल लेग से कभी सिंगल लेग की ट्राई कर रहे हैं, कभी डबल लेग की ट्राई कर रहे हैं जॉर्डन लेविट, और इन्हीं एक ट्रांजिशंस में एक बहुत बढ़िया नी लगाया पैडी पिम्बलेट ने अपने ओपोनेंट को, जिसके बाद थोड़े से डिफेंसिव होते दिखे, और इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक बॉडी ट्रायंगल लगा लिया। और बॉडी ट्रायंगल लगाने के बाद सबसे बढ़िया जो चीज उनके लिए हुई, उनका राइट आर्म ट्रैप कर लिया पैडी पिम्बलेट ने, और इसके बाद बैक ऑलरेडी उनके पास थी,
जॉर्डन लेविट की और उन्होंने एक रियर नेकेड चोक लगाया। तो बहुत ही बढ़िया जो ट्रांजिशन उन्होंने किया है फ्रॉम बॉडी ट्रायंगल टू दिस रियर नेकेड चोक, आई मीन अमेजिंग। ग्राउंड स्किल्स के लिए 100 आउट ऑफ 100। इतना बढ़िया सबमिशन, सुपर स्लिक सबमिशन। आई थिंक इससे पहले मैंने ब्रायन ओर्टेगा का ही देखा है। ब्रायन ओर्टेगा जिस हिसाब से अपने ओपोनेंट के ऊपर चढ़कर उनकी बैक लेने के बाद जो सबमिशंस में जो चेंजेस करते हैं, जो सबमिशंस में जो ट्रांजिशंस, जो उनकी मूव्स रहती हैं, ट्रांजिशन फ्रॉम वन टू अनदर, अमेजिंग। एक बहुत ही बढ़िया उसी टाइप का मुझे ट्रांजिशन देखने को मिला एंड इसी तरह वो जीते। एंड मैच खत्म होने के बाद उन्होंने डांस किया जॉर्डन लेविट के सामने। एक अच्छा म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखने को मिला फाइट के बाद, लेकिन एक रॉशियस एटमॉस्फेयर जो कि पैडी पिंबलेट के लिए खुश था। पैडी पिंबलेट की जीत से वो एकदम पोल्स अपार्ट हो गया पूरी क्राउड में, जब उन्होंने अपनी मेंटल इश्यूज, अपनी जो पर्सनल इश्यूज से वो गुजर रहे थे, वो पब्लिक को बताया अपनी पोस्ट फाइट स्पीच में। एंड द होल पब्लिक गॉट इमोशनल विद हिम। वो खुद इमोशनल हो गए थे एंड दैट्स हाउ ही रोल्ड विद इट। तो गाइस, ये था हमारा रिव्यू यूएफसी फाइट नाइट लंदन के को मेन इवेंट और द पीपल्स मेन इवेंट का। प्लीज डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपने कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस, कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो आप देना चाहें वो मुझे दे सकते हैं। इंडिया में एमएमए जो कम्युनिटी हम बिल्ड करना चाह रहे हैं, मैं नहीं बिल्ड करूंगा, ये कम्युनिटी हम सबको मिलके बिल्ड करनी है। तो उसके लिए आप लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी है। एंड जितना ज़्यादा आप लोग जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा लोग आएंगे, जितना ज़्यादा मेरे जैसे लोग आएंगे इस कम्युनिटी में, उतना ज़्यादा ये स्पोर्ट जल्दी ग्रो होगा एंड होपफुली ये बहुत जल्द होगा। तो गाइस, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।